तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर। सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट ए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और उसका चैप्टर 3, मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल मेजर्स। ये आईआईबीएफ के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है, तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर की चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स से। इस चैप्टर में हमारे दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, ये समझना कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं, अलग अलग फोरम्स पर किस तरह की कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की गई है। और दूसरा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स का इसमें क्या रोल है, ये जानना, यानी ये यूनिट्स इन एक्टिविटीज़ को डील करने में कैसे काम करती हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इंगेजमेंट की। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म आज दुनिया के सामने बड़े और सीरियस ग्लोबल इश्यूज बन चुके हैं और इन्होंने मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जैसे जैसे इन एक्टिविटीज़ का स्केल बढ़ता गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्हें इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को लगातार डेवलप और अपडेट किया। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने यह माना कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ज़रूरी हैं। इस दिशा में एक अर्ली इनिशिएटिव जून 1980 में काउंसिल ऑफ यूरोप के कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया। इस कमिटी ने यह बात सामने रखी कि बैंकिंग सिस्टम इन एक्टिविटीज़ को रोकने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है और बैंक्स की कॉपरेशन से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जुडिशियल अथॉरिटीज़ को भी इन क्राइम्स को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज़ का फोकस मेनली ड्रग ट्रैफिकिंग पर था, लेकिन धीरे धीरे उनके एफर्ट्स एक्सपैंड होते गए और उन्होंने दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी इसमें शामिल किया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की ब्रॉडर प्रॉब्लम को इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव्स की। सबसे पहले आता है वियना कन्वेंशन 1988। 1988 मेन वियना में यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अडॉप्ट किया। इस कन्वेंशन के जरिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो ऐसे प्रोग्राम्स और मेजर्स डेवलप करे जिन्हें दुनिया के अलग अलग कंट्रीज ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए अडॉप्ट कर सकें। इस कन्वेंशन में यह भी ज़रूरी किया गया कि कंट्रीज ऐसे लॉज बनाएं जो ड्रग ट्रैफिकिंग से आई प्रॉपर्टी को कन्वर्ट या ट्रांसफ़र करने को एक क्रिमिनल ऑफेंस माने। साथ ही ऐसी एक्टिविटीज़ को भी क्रिमिनल माना जाए जो उस प्रॉपर्टी के इलीगल सोर्स या मूवमेंट को छुपाने की कोशिश करें। इसके अलावा इस कन्वेंशन में कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन के लिए प्रोविजंस भी रखे गए, जैसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और लीगल प्रोसीडिंग्स का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र। ये सारे मेजर्स मिलकर एक लीगल रिजीम की नींव रखते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाई गई थी। फिर आता है 1998 का पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। 1998 में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी जनरल असेंबली के 20th स्पेशल सेशन में एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्ट की। इसके जरिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का रोल और बड़ा कर दिया गया। पहले इसका फोकस सिर्फ ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस तक था, लेकिन इस डिक्लेरेशन के बाद इसे एक्सटेंड करके सभी सीरियस क्राइम्स को भी कवर किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के ब्रॉडर एफर्ट के तौर पर। अब आता है पलेर्मो कन्वेंशन 2000। 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने पलेर्मो में इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अडॉप्ट किया। इस कन्वेंशन में ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ने के लिए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए और कंट्रीज़ को ये ज़रूरी किया गया कि वो अपने यहाँ सूटेबल डोमेस्टिक लॉज बनाएं। साथ ही इसमें यह भी शामिल किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए और सभी सीरियस क्राइम्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। प्रेडिकेट ऑफेंस यानी वह क्राइम जिससे इलीगल पैसा पहली बार जनरेट होता है। इस कन्वेंशन में यह भी ज़रूरी किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करने के लिए एक रेगुलेटरी रिजीम इस्टेब्लिश की जाए जिसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग, प्रॉपर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी KYC और रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस शामिल हो। इसके अलावा इस कन्वेंशन ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव, रेगुलेटरी और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के बीच कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की। आईएमएफ की ग्लोबल मेंबरशिप है। इसका फाइनेंशियल सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग रोल है और इसके पास इस फील्ड की अच्छी एक्सपर्टाइज भी है। इन्हीं वजहों से यह मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के इंटरनेशनल एफर्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट बन गया। 2000 में आईएमएफ ने इस दिशा में ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स की असेसमेंट जैसे मेजर्स शुरू किए। आईएमएफ ने अपने फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम में यह भी शामिल किया कि मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के स्टैंडर्ड्स के आधार पर इवेल्युएट किया जाए। इसके साथ ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी एएमएल और सीएफटी से जुड़ी टेक्निकल असिस्टेंस को आईएमएफ ने अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा आईएमएफ दुनिया भर में एएमएल और सीएफटी फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को एक्टिवली एग्जामिन करता है, जिससे वह अपने मेंबर कंट्रीज को पॉलिसी गाइडेंस और टेक्निकल सपोर्ट दे सके। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स यानी एफआईयू की। जैसे जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स डेवलप होते गए, खासकर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग, एक ऐसी डेडिकेटेड एजेंसी की ज़रूरत महसूस हुई जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, उसे एनालाइज करे और फिर उसे सही जगह पहुंचाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को इफेक्टिवली रोका जा सके। इसी ज़रूरत के चलते 1990s की शुरुआत में कई कंट्रीज़ में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स इस्टेब्लिश की गई। अब बात करते हैं कि एफआईयू इस्टेब्लिश करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पहला, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस काफ़ी लिमिटेड थी और इस कमी को दूर करना ज़रूरी था। दूसरा, फाइनेंशियल सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक्टिवली इन्वॉल्व करना। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करें, वो सब एक सेंट्रल एजेंसी के पास आएं ताकि उनका प्रॉपर एनालिसिस और प्रोसेसिंग हो सके। 2003 में जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी 40 रिकमेंडेशंस को रिव्यू किया, तो उसमें स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स की एस्टैब्लिशमेंट और फंक्शनिंग पर गाइडेंस को शामिल किया गया। एफआईयू का मेन रोल ये है कि वो ऐसी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट्स रिसीव करे जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लिंक्ड हो सकती हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करे और रिलेवेंट फाइंडिंग्स को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ शेयर करे ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट और इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिल सके। 1996 में एगमॉन्ट ग्रुप ने फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की एक फॉर्मल डेफिनेशन दी। इसके अनुसार एफआईयू एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी होती है जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की और जहां अलाउड हो वहां उसे रिक्वेस्ट करने की, फिर उसे एनालाइज करने की और फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाती है। इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन शामिल होती है। पहली, ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से आए सस्पेक्टेड प्रोसीड्स से जुड़ी हो, और दूसरी वो इंफॉर्मेशन जिसे नेशनल लेजिस्लेशन या रेगुलेशंस के तहत कलेक्ट और शेयर करना ज़रूरी हो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मकसद से। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के 4 मॉडल्स होते हैं और उनकी बेसिक फीचर्स इस तरह हैं। पहला है जुडिशियल मॉडल। इस मॉडल में एफआईयू गवर्नमेंट की जुडिशियल ब्रांच के अंदर काम करती है, जहां सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ के पास आगे की एक्शन के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। दूसरा है लॉ एनफोर्समेंट मॉडल। इस अप्रोच में एक या एक से ज़्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसेस को हैंडल और इन्वेस्टिगेट करने में इन्वॉल्व होती हैं। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल अथॉरिटी सेटअप की जाती है जो फाइनेंशियल सेक्टर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। और चौथा है हाइब्रिड मॉडल। ये मॉडल अलग अलग अप्रोचेस की फीचर्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें एफआईयू एक तरफ डिस्क्लोजर्स रिसीव करने का काम करती है और दूसरी तरफ जुडिशियल और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के बीच एक ब्रिज का रोल भी निभाती है। अब बात करते हैं एगमॉन्ट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स की। इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत को समझते हुए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स का एक इनफॉर्मल नेटवर्क बनाया गया, जो बाद में डेवलप होकर एगमॉन्ट ग्रुप बन गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2012 के स्टैंडर्ड्स के अनुसार सभी एफआईयूज के लिए इस ग्रुप की मेंबरशिप लेना ज़रूरी है। एगमॉन्ट ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए और उनके बीच कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, खासकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज़ के एक्सचेंज जैसे एरियाज में। इस ग्रुप ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए हैं, जैसे ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर एफआईयूज, एगमॉन्ट चार्टर
और एगमॉन्ट प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मार्च 2022 तक इस ग्रुप में 167 मेंबर FIUs हैं। एगमॉन्ट ग्रुप के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है हेड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स यानी HOFIU। ये एगमॉन्ट ग्रुप की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसके मेंबर्स साल में एक बार प्लेनरी मीटिंग में मिलते हैं। दूसरा है एगमॉन्ट कमिटी यानी EC। ये बॉडी हेड्स ऑफ FIUs और अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स के बीच एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म की तरह काम करती है और एगमॉन्ट ग्रुप की ओवरऑल फंक्शनिंग और एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। तीसरा है वर्किंग ग्रुप्स यानी WG। एगमॉन्ट ग्रुप के 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वर्किंग ग्रुप यानी IEWG, जो FIUs के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग को इम्प्रूव करने पर काम करता है। दूसरा है मेंबरशिप सपोर्ट एंड कंप्लायंस वर्किंग ग्रुप यानी MSCWG, जो मेंबरशिप के मैटर्स FIUs को सपोर्ट और स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस सुनिश्चित करने का काम करता है। तीसरा है पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स वर्किंग ग्रुप यानी PPWG, जो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डेवलप करता है। और चौथा है टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग वर्किंग ग्रुप यानी TATWG, जो FIUs के लिए ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट के जरिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है। चौथा कंपोनेंट है रीजनल ग्रुप्स यानी RG। ये ग्रुप्स रीजनल लेवल पर कोऑपरेशन को आसान बनाकर एगमॉन्ट ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। पांचवा है एगमॉन्ट ग्रुप सेक्रेटेरिएट यानी EGS। ये कनाडा में लोकेटेड है और हेड्स ऑफ FIUs, एगमॉन्ट कमिटी, वर्किंग ग्रुप्स और रीजनल ग्रुप्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और छठा है एगमॉन्ट सेंटर ऑफ FIU एक्सीलेंस एंड लीडरशिप यानी ECOFIL। ये अप्रैल 2018 में एस्टैब्लिश किया गया एक ऑर्गन है जो FIUs को उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाने और परफॉर्मेंस के हायर स्टैंडर्ड्स हासिल करने में असिस्ट करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं चैप्टर 4 में।